नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आया चुनाव कोरोना से तनाव। जी हां, नए साल में यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शंस हैं, लेकिन इन सब के बीच कोरोना के बढ़ते हुए खतरे ने चिंता को बढ़ा दिया है। उसमें भी ओमिक्रॉन के जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमित करने वाले वेरिएंट ने और ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है। इस नई मुसीबत के बीच आज से चुनाव आयोग की टीम यूपी के दौरे पर जा रही है, जहां अधिकारी तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही साथ सभी दलों के साथ बातचीत करेंगे। दो तरह के प्राणियों को भीड़ चाहिए। पहले है नेता और दूसरा है कोरोना वायरस। चाहे डेल्टा हो या ओमिक्रॉन, कोरोना वायरस को फैलने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भीड़ चाहिए। बाजारों की भीड़ के साथ साथ रैलियों की भीड़ इस समय चिंता और सवालों की वजह बनी हुई है। आपने नोट किया होगा कि ओमिक्रॉन संकट की गंभीरता को देखते हुए कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। जैसे शादियों में भीड़ लिमिट में होनी चाहिए, न्यू ईयर पार्टियां बंद होनी चाहिए, नाइट कर्फ्यू में रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सड़क पर कोई नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन रैलियों पर अभी ऐसे नियम लागू नहीं हैं। रंग बिरंगे झंडों वाली रैलियों और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने चुनाव आयोग को भी सोचने पर मजबूर किया कि 5 राज्यों में चुनाव करवाए जाएं या टाल दिए जाएं। इसी मुद्दे पर चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में काफी देर तक माथापच्ची होती रही और फिर बात अगली बैठक तक टल गई। क्या इस रुख में ये संकेत भी हैं कि चुनाव होकर रहेंगे? इसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ही दे सकते हैं। जहां 5 राज्यों के चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच लड़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहा है। आज चुनाव आयोग ने हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी राजेश भूषण के साथ लंबी चौड़ी बैठक करी। इस बैठक में डेटा पर भी काफी लंबी वार्तालाप की गई। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चुनाव आयोग चुनाव टालना नहीं चाह रहा है और उसका दूसरा दौरा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। चुनाव आयोग ने हेल्थ मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार से ये अपील करी है कि कम से कम उन राज्यों में जहां अगले 3 से 4 महीने में चुनाव कराए जाएंगे, वहां पर वैक्सीनेशन 100% कर दिया जाए। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण की वजह से चुनाव टालने का सुझाव दिया था और इसी सुझाव पर चुनाव आयोग उन राज्यों की स्वास्थ्य रिपोर्ट लेना चाहता है जहां चुनाव होने हैं। इसीलिए चुनाव आयोग की टीम यूपी के दौरे पर जा रही है। चुनाव आयोग की टीम यूपी में 28 से 30 दिसंबर तक रहेगी। कल शाम 4 बजे वो राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद 29 तारीख को चुनाव आयोग की बैठक डीएम, एसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ होनी है। इसके बाद 30 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक होगी। फिर अंत में 30 दिसंबर को ही 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयोग खुद उत्तर प्रदेश जाएगा अगले हफ्ते और वहां पे जाकर मुआयना करेगा कि स्थिति किस तरीके से है। देखिए, कोविड के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बट बाकी और कई जगहों पे भी बढ़ रहे हैं। बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी साहब ने कहा कि वो पूरी तरह तैयार हैं। यही एक्सपेक्टेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से, कि आफ्टर ऑल बिहार में इतने अच्छे इलेक्शन कराए ही थे क्योंकि गाइडलाइंस हमारी परफेक्ट हैं। उसके सिर्फ इन्फोर्समेंट का इशू है जिसके लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया। बड़ी खुशी की बात है। चुनाव कराने की चुनौती ओमिक्रॉन के आने के बाद और कड़ी हो गई है, लेकिन अब सवाल यही है कि चुनाव आयोग देश में मंडरा रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्या कर सकता है। चुनाव टालने और रद्द करने के नियम क्या है, इस पर संविधान क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग चुनाव कराने को स्वतंत्र है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनावों को रद्द करने या टालने की प्रक्रिया बताई गई है। धारा 52 में ये प्रावधान है कि चुनाव का नामांकन भरने के आखिरी दिन सुबह 11 बजे के बाद अगर किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उस सीट पर चुनाव को टाला जा सकता है। धारा 57 के तहत अगर चुनावी राज्य में दंगा फसाद या प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां चुनाव टाला जा सकता है। कोरोना महामारी भी एक आपदा है। धारा 324 में ये प्रावधान है कि अगर किसी जगह पर पैसों का दुरुपयोग हो रहा है या वोटर्स को घूस दी जा रही है तो ऐसी स्थिति में चुनाव को टाला या रद्द किया जा सकता है।
अगर किसी मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आता है तो वहां पर भी चुनाव को रद्द किया जा सकता है। ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 58 में कहा गया है। तीसरी लहर का चुनाव से इतना डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, क्योंकि लहर तो पूरी देश में आ रही है और इलेक्शन 5 स्टेट्स में होने हैं। तो ये ज़रूर है कि जहाँ पे भी लार्ज गैदरिंग्स होंगी वहाँ पे प्रॉब्लम का बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइंस बनाई थी पिछले साल बिहार के इलेक्शन से पहले, पूरी दुनिया के एक्सपीरियंस को देखते हुए और उनसे कंसल्ट करके उन्होंने बहुत अच्छी गाइडलाइंस बनाई थी। उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई सवाल ही नहीं होता कि इस प्रॉब्लम में कोई इजाफा हो सके। चुनाव टालना और चुनाव रद्द होना ये दो अलग अलग बातें हैं। देश में विधानसभा या लोकसभा सीटों पर चुनाव रद्द होना और दोबारा चुनाव होना आम बात है, लेकिन ऐसे कम ही मौके आए हैं जब पूरे चुनाव को ही टालना पड़ा हो। 1991 के लोकसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। इसके बाद अगले 2 फेज के चुनाव में आयोग ने करीब 1 महीने तक चुनाव टाल दिए थे। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के मामले सामने आने के बाद 4 बार तारीखें आगे बढ़ाई गई थी। बाद में अर्धसैनिक बलों की निगरानी में कई चरणों में चुनाव हुए थे। अगर कोरोना का देखते हुए चुनाव को लंबे वक्त के लिए टाला गया तो 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान में एक बार 6 महीने के लिए शासन लगाने का प्रावधान है। उसके बाद इसे एक बार फिर से बढ़ाया भी जा सकता है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां पे हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण के साथ चुनाव आयोग के ऑफिशियल्स मिले। उसमें ये तय हुआ है कि ओमिक्रॉन को लेके एक पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग में सबमिट करना होगा, जिसके बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में राजेश भूषण के साथ फिर से एक बैठक होगी और उस बैठक में ये तय होगा कि चुनाव इन 5 राज्यों में किस माहौल में होगा, क्या वो प्रोटोकॉल्स होंगे या फिर क्या इन राज्यों के चुनाव को पोस्टपोन किया जाए। दिल्ली से श्रेया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की विकराल होती समस्या के बीच चुनाव कराना वाकई में बड़ी चुनौती है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और 10 जनवरी से वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का महाअभियान भी शुरू हो जाएगा, जिसे भारत में प्रिकॉशन डोज के नाम से जाना जा रहा है। आखिर ये सब होगा कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पीएम मोदी ने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ 60 साल से ऊपर के बीमार बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज यानी वैक्सीन की तीसरी डोज देने की घोषणा कर दी है। लेकिन जैसे जैसे बूस्टर डोज की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इससे जुड़े कई भ्रम और सवाल भी सामने आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि क्या बूस्टर डोज देश के हर नागरिक को लगेगी? इसका जवाब है नहीं। देश में सिर्फ कोरोना से सीधी लड़ाई लड़ रहे 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के ऐसे बुजुर्ग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, वो भी डॉक्टर की सलाह पर तीसरी डोज ले सकते हैं। हालांकि बुजुर्गों के लिए ये बूस्टर डोज लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तीसरी डोज लेना वायरस से आपकी सुरक्षा को मजबूत कर देगा। 8 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। दूसरा सवाल है कि क्या अपनी मर्जी की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी है, उसी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। अगर आपको कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगी है तो कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज लगेगी, और जिसे कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, उसे बूस्टर डोज में कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी।
हालांकि दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज कोविशील्ड की होनी चाहिए। इसी तरह अगर पहली 2 कोविशील्ड की लगी तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगे। लेकिन सरकार की ओर से अभी मिक्स्ड वैक्सीन की बात सामने नहीं आई। आइडियली बूस्टर का मतलब होता है उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है। तो जिस वैक्सीन से वही देनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी सारे वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखना है, अच्छे इफेक्ट भी बुरे इफेक्ट भी। अगर हम मिक्स करते रहेंगे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी अगर कोई बैड इफेक्ट आता है तो। उस लिहाज से भी, साइंस के लिहाज से भी जो है, अगर बूस्टर देना है तो जिनको जो वैक्सीन लगी है वही देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो एविडेंसेस है कि दोनों वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है, बट लॉन्ग टर्म हमें सेफ्टी और एफिकेसी का नहीं पता, इसलिए उनको वही देना चाहिए। क्रॉस करने की जो है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो है अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है और वह साइंस के लिए अच्छा नहीं होगा। एक जरूरी सवाल यह भी है कि कितने अंतराल से तीसरी डोज लगाई जाए। बूस्टर डोज लगवाने के लिए जरूरी है कि दूसरी और तीसरी डोज के बीच 9 से 12 महीने का अंतर हो। उदाहरण के तौर पर 10 जनवरी से उन्हें ही तीसरी डोज लगाई जाएगी जो इस साल जनवरी से मार्च के बीच दूसरी डोज ले चुके हैं। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि अगर 60 साल का कोई बुजुर्ग जिन्हें कोई बीमारी नहीं, तो क्या वो भी तीसरी डोज लगवा सकते हैं? जी नहीं, 60 साल से ऊपर के सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों को तीसरी डोज लगवाने का विकल्प है जो 22 तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इन बीमारियों को सरकार ने कोमॉर्बिडिटीज लिस्ट में शामिल किया है। कई बुजुर्गों के मन में सवाल भी है कि क्या बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है। ऐसे में वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। इसके अलावा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी जरूरत और बढ़ा दी है, क्योंकि नया वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी शिकार बना रहा है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को है, इसलिए तीसरी डोज लगाई जा रही है। वैक्सीन जो है इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं होता है। सारी वैक्सीन, इवन मैन्युफैक्चरर्स भी कहते हैं, ज्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स को शायद ये पता नहीं होता है, हाँ, लेकिन वह सीवियरिटी और डेथ कम करता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका मतलब ये नहीं है, हम उसके लिए नहीं दे रहे हैं। इसके लिए जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए बच्चों में, जो एक लोग ये भी कहते हैं कि नहीं बच्चे इन्फेक्शन लेके आएंगे, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करता। वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। अब आगे की क्या सीवियरिटी कम करता है, तो डेफिनेटली एडल्ट में सीवियरिटी कम करता है, 80 to 90% सीवियरिटी कम करता है। इसलिए मैं रोज कहता था कि नहीं, एडल्ट को अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन है तो उसको देना चाहिए। ससेप्टेबल मैं उनको कहता हूं जिनमें जो है इन्फेक्शन ना हुआ हो, क्योंकि जो भी ग्लोबल एविडेंस है इन्फेक्शन होने के बाद जिनकी डेथ होनी थी होगी, लेकिन जो बच गए, जो रिकवर्ड है, वो बेस्ट प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि क्या 60 से कम उम्र के लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उन्हें तीसरी डोज लगाई जा सकती है? जी नहीं, अभी तीसरी डोज सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को ही लगाई जाएगी। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है लेकिन उम्र 60 साल से कम है तो तीसरी डोज नहीं लग सकती। ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि तीसरी डोज सभी के लिए क्यों नहीं। अब तक की स्टडी में पाया गया है कि वैक्सीन का असर 6 से 8 महीने बाद कम हो जाता है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, बुजुर्ग और बीमार लोगों को टीका लगवाया करीब 1 साल होने वाला है, जबकि 18 साल से ऊपर के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुए अभी लगभग 6 महीने ही हुए। यही वजह है कि तीसरी डोज अभी सबके लिए नहीं आ रही। हो सकता है आने वाले समय में सरकार इस पर विचार करे और देश के सभी लोगों को बूस्टर डोज दी जाए। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।